डियर कॉमरेड सत्यम, ये हम पैनल को गौर कर रहे थे कि बिल्कुल S4 है। अगर अध्यक्ष जी भी होते तो S5 होता। तो सब सासे हैं और हम तो हम नाम ही हैं। तो पहला बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। और पिछला सत्र चूंकि इतना विस्तृत हुआ और इतना विस्तार से इस मुद्दे पे बातें हुई तो हम लोग के लिए बहुत आसानी हो गई। अभी हमको बस थोड़ा सा आज में लौटना है क्योंकि हमारे सत्र का टाइटल ही मौजूदा इकोसिस्टम है, तो हम मौजूदा में ही रहेंगे। एक 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 छोटे से उसके साथ मैं शुरू कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है जब हम नैरेटिव कहते हैं और अधिकांश बातें हमारी परसेप्शंस बेस्ड हुई हैं। तो मैं यहाँ अलगाना चाहता हूँ कि जितनी एनजीओ को लोग कैसे देखते हैं वो परसेप्शंस है। नैरेटिव क्या है? मुझे लगता है, मेरी समझ है और पूरी तरह गलत हो सकती है क्योंकि गलतियों से सीखने में मुझे लगता है ज़्यादा सहूलियत होती है। मेरी समझ ये है कि नैरेटिव युगों में बनते हैं। जैसे अगर आज के इस साइंटिफिक दौर के नैरेटिव में देखता हूँ तो मुझे दो नैरेटिव बड़े प्रभावशाली दिखते हैं जिससे दुनिया आज भी चल रही है। एक नैरेटिव चार्ल्स डार्विन का है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का है। उसकी कई व्याख्याएं हैं, लेकिन जो व्याख्याएं समाज ने सबसे अच्छे से ले ली वो ये है कि जो ताकतवर होगा वो सर्वाइव करेगा। दूसरा नैरेटिव कार्ल मार्क्स का है कि जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इट इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, एक जो फिटेस्ट है और एक जो क्लास स्ट्रगल में एक किनारे पर खड़ा है और बाकी दुनिया दूसरे रिसीविंग एंड पे है। इन दो नैरेटिव के बीच में हम अपना पक्ष चुन रहे हैं और जब सिविल या इस तरह की सोसाइटी या संस्थाएं की हम बात कर रहे हैं वो एक पक्ष चुन के बात कर रही है। तो एक नैरेटिव, जो दो नैरेटिव हिस्टोरिकल चल रहे हैं, या इंडिया का नैरेटिव है कि हमारा एक ग्रांड नैरेटिव है कि सत्य में विजय थी, अंततः सत्य की विजय होती। अब इस नैरेटिव का रास्ता बहुत लंबा है। हम हर आजकल तो पार्टी बदलने वाला नेता पहले ट्वीट करता है सत्य पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ये उसका पार्टी बदलने का संकेत होता है। लेकिन सत्य में विजय इतना हल्का नहीं है ना, वो अंततः उसको जीतना है और इस भरोसे के साथ हम लगे रहते हैं। ये नैरेटिव है, ये ग्रैंड नैरेटिव है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक ग्रैंड नैरेटिव है, क्लास स्ट्रगल एक ग्रैंड नैरेटिव है। उस नैरेटिव के बीच में ये दुनिया, इन तमाम नैरेटिव्स के बीच में ये दुनिया दिखेगी और उसके पक्ष दिखेंगे। एक पक्ष जिसके तरफ बाकी ताकतें होंगी, एक पक्ष जिसके तरफ हमने चुना है कि हम होंगे, और वो पक्ष क्लास स्ट्रगल में इस तरफ वाला है जो रिसीविंग एंड पर है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में वो है जो कहते हैं कि वो कमजोर है और हम कमजोरों के साथ हैं। क्योंकि इसी से आप देखेंगे कि सारी अंतर्धाराएं निकलती हैं। कैपिटलिज्म का मूल तर्क क्या है कि वी आर एफिशिएंट, हम सक्षम हैं। ये आदिवासी इलाकों में थी तो माइनिंग थी, जगह आपके पास कोयला, सोना, आप तो कुछ नहीं कर पाए, गिव इट टू देम, उनको एफिशिएंट हाथों में दे दो, वो कुछ करेंगे। हम इसी में जूझ रहे हैं ना, तो हम कहते कि नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं, ये उनके साथ गलत हो रहा है, ये हम नेचर के साथ खड़े हैं, हम एनवायरमेंट के साथ खड़े हैं, ये हम पक्ष चुन रहे हैं। तो ये परसेप्शंस आते जाते रहते हैं। परसेप्शंस तो आप वही देखते हो ना जो आप देखना चाहते हो। देयर इज अ टर्म, सीइंग इज बिलीविंग। जो हमें दिखता है उस पर हम भरोसा करते हैं। बाहर निकलेंगे धूप है, इसमें भरोसा ना करने की क्या बात है, तो दिखता है, हम भरोसा करते हैं। एक है विच इज बिलीविंग इज सीइंग, हम इसमें भरोसा करते हैं इसलिए हम ये देख रहे हैं। लंबे समय आपने गौतम बुद्ध का नाम लिया और कहा कि वो आधी आबादी को लेकर उनकी पर्सपेक्टिव ठीक नहीं था, या जो भी उस समय दौर की जरूरत रही होगी, व्हाटएवर। लेकिन हमने उसमें भरोसा करना शुरू किया कि नहीं, महिलाएं बराबर की ताकतवर हैं, महिलाएं बराबर की सक्षम हैं, और हमने वो देखना शुरू कर दिया। तो पहले हमने भरोसा बनाया, वो भरोसा बनने की एक प्रक्रिया है, बिलीविंग, इट्स बिलीविंग, वी बिलीव, और फिर वो हमें दिखने लगता है। एक साधारण आंखें हैं, जो दिख रहा है उसमें हम भरोसा करते हैं।
ये जो अभी के दौर की जो पूरी ताकतें हैं वो दिखने में भरोसा कराने के लिए हम पे इम्पोजिशन करती हैं कि दिख नहीं रहा है तुम्हें डंका बज रहा है, और वो डंका बजते दिखाया जा रहा है। नहीं बज रहा है भाई, हमको पता है, क्योंकि ये हम भरोसा कर रहे हैं कि बज रहा होता तो ये हार्मोन स्टेट पे हमारे जहाज नहीं रुके होते। तो ये प्रक्रिया जो बिलीव करने की है, और मुझे लगता है सभा में बैठे लोग पहले बिलीवर हैं फिर सीयर हैं, पहले देखते हैं, भरोसा करते हैं, फिर देखते हैं। ये आंखें कहां से आए? क्या ये हमारे उस ग्रैंड नैरेटिव में कहीं फिट हो रही हैं, उस लेगेसी में कहीं फिट हो रही है? ये आंखें बने कैसे, इन आंखों को बनाना कैसे है? ये हमें लगता है हमारी इस पूरी प्रक्रिया की और इसकी कवायद बहुत महत्वपूर्ण है कि आंखें कैसे बने, कि हम पहले भरोसा करें एक आइडिया पे, एक विचार पे, और फिर हम उस विचार के अनुसार दुनिया देखें और फिर दुनिया को उस तरह से बनाने की दिशा में बढ़े। ये मुझे लगता है कि हमारी इस पूरी कवायद का एक बहुत जरूरी पक्ष है। 1913 के आसपास मुंशी प्रेमचंद का एक बहुत महत्वपूर्ण नॉवेल आया, चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। उस नॉवेल का नाम था रंगभूमि। रंगभूमि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का जमीन का स्ट्रगल है, और मुंशी प्रेमचंद बहुत प्रगतिशील लेखक हैं, कोई शक ही नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ लिखते थे। अब हर चीज, हर रचना, कुछ रचनाएं बहुत कमजोर भी हैं, लेकिन वो अपने दौर की रचनाएं हैं, तो वो दौर से अलग होकर तो लिख नहीं सकते थे। तो वो इस उपन्यास की शुरुआत करते हैं, इस देश में एक अंधे को ना नाम की जरूरत है ना काम की। नाम सूरदास, काम भीख मांगना। ये एक बहुत प्रगतिशील लेखक लिख रहा है। क्या आज 113 साल बाद हम किसी अंधे को अंधा कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसके नियति में केवल भीख मांगना है? ये 113 साल का वाक़फ़ा बहुत छोटा है ह्यूमन हिस्ट्री में, बहुत छोटा सा एक क्षण है, लेकिन इन 113 सालों में ये किसने किया कि सबसे ज्यादा कनोटेशन, सबसे ज्यादा संज्ञाएं, सबसे ज्यादा नाउन्स इन्हीं लोगों के लिए बदले गए। आप एक शब्द लेके आए हैंडीकैप्ड, उसमें भी विकलांगता जाहिर थी, वो भी एक स्टिग्मा है, वो सिविल सोसाइटी नहीं है। फिर आपने उसको डिफरेंटली एबल्ड कहा, विजुअली इम्पेयर्ड कहा, फिर आप आज की तारीख में जहाँ तक मुझे पता है स्पेशली एबल्ड आप कह रहे हो, विशेष क्षमताएं हैं। तो जो कमियां हैं, जो कमियां मतलब हम सामान्य कहे जाने वाले लोगों में और उनमें, उन कमियों को हम कह रहे हैं कि ये मत देखो, इनकी विशेष क्षमताओं को समझने की जरूरत है, और वो होती हैं, और वो होती हैं। आज वो हर क्षेत्र में ये साबित कर रहे हैं कि इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते समाज उनके लिए रिसेप्टिव हो, बशर्ते उनको वो फैसिलिटेशन मिले, बशर्ते उनको वो सम्मान मिले। और हमारे समाज ने इन 113 सालों में वो सम्मान दिया, और इसके अगुवा यही सिविल सोसाइटी है जिन्होंने इन शब्दों को बदला, क्योंकि द कोर आइडिया कि एक डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पर नहीं किया जा सकता कि कोई पैदा कैसे हो, रंग भेद है, हम उसके खिलाफ इतिहास लड़ाई लड़ा है कि किसी के पैदा होने से उसकी पहचान कैसे तय होगी, उसकी क्षमताएं वो ह्यूमन बीइंग की क्षमताएं हैं, जो तुम में है वो उसमें है। ये बिलीव था, और बिलीव जब हुआ तो हमने उसके लिए कुछ काम किए, कुछ एक्शन किए, एंड नाउ वी कैन सी कि हम इस पर भरोसा करते हैं, और हमको वो दिख रहा है कि अगर मौके मिले तो पूरा पैरा लीग इनका ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक होता है, और हम जश्न से देखते हैं उन चीजों। They can do anything what we can do or anybody can do। तो ये जो यात्रा है, ये इन नैरेटिव्स को, इन परसेप्शंस को और अपने बिलीफ को सीइंग में बदलने की यात्रा है। मुंशी प्रेमचंद ने ये जानबूझ के नहीं लिखा होगा, जाहिर सी बात है, उन पे एक युगबोध होता है, जो फूको बोलता है ना कि आप एक युग, हर युग का एक अपना बोध होता है। वो बोध से हम सब पीड़ित हैं। आज हम जो
बहुत प्रोग्रेसिव दिख रहे हैं। संभव है कि हम 4 कमियां अभी हम में हैं, हम कितने एक्सेप्टेबल हैं एलजीबीटी को लेके और उसकी 77 धाराओं को लेके, वी इवन डोंट नो द नेम्स। तो हम अभी पीछे ही हैं, हर समय अपने से आगे आएगा और वो आने वाले समय को हम कितना जगह दे रहे हैं, ये हमारे उस कोर आइडिया के साथ चलेगा और यहाँ नैरेटिव पैदा होता है। ये संस्थाएं खराब हैं, पंचायतें भ्रष्ट हैं, पार्लियामेंट भी भ्रष्ट है, चल रही है ना, पार्लियामेंट तो और ज्यादा भ्रष्ट है, वो तो नीति बनाती है। पंचायत कितना भ्रष्टाचार कर लेगी, गांव में करेगी ना। तो क्या हम पंचायत सिस्टम को डिफ्यूज कर दें? अगर करना है तो हम पार्लियामेंट को भी डिफ्यूज करें। तो ये परसेप्शंस बनती हैं और ये अपने समय की जो सबसे ताकतवर संस्था होती है। अब मैं अगर वापस से उसी उदाहरण पे आऊँ कि हमने 1913 से 2026 तक एक यात्रा करी और हमने स्पेशली एबल्ड तक हम पहुँचे। एक सज्जन आते हैं, वो कहते हैं दिव्यांग है। अब इसका अर्थ मुझे कोई डिक्शनरी नहीं बताने तैयार है कि इससे आपने उनको कौन सी सम्मान या कौन सी इज्जत अफसाई कर दी। क्या किया आपने? रिवर्स कर दिया। लेकिन चूंकि आप पावरफुल परसेप्शन बनाने के लिए बैठे हुए हैं, आपके पास तमाम भोंपू हैं, आपने वो दिव्यांग कोटा बना दिया। तो जितनी यात्रा हमने एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ करी थी, हमारा वो मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो कोई दिव्यांग है, ऐसा अंग जो हमें दिख नहीं रहा है, ऐसा भव्य अंग, ब्रह्मास्त्र, उनको पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने पूरे शब्द की, अगर मैं कहूँ इस पूरी यात्रा की एक शब्द में धज की और वो शब्द कॉमन हो गया। अभी हाल के लिए टिकेगा नहीं, हमको पता है आधिकारिक रूप से टिकेगा नहीं, क्योंकि समाज एक बार जितनी यात्रा आगे कर लेगा वो पीछे होता नहीं है, रिवर्सल है नहीं, यूटर्न है नहीं। ये जो दिख रहे हैं ये जस्ट आपके उन भावनाओं को, परसेप्शंस को। अभी मैं कल एक फेसबुक देख रहा था, द ग्रेट निकोबार चर्चा में है और सही कारणों से चर्चा में है। पर्यावरण की दृष्टि से तो बेहद चर्चा में है, लोगों के हक अधिकार की दृष्टि से भी चर्चा में है और मुनाफाखोरी की हवस को लेकर चर्चा में है। ज्यादा चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि देश का लीडर ऑफ अपोजिशन वहां चला गया। इससे पहले बहुत लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट पर काम करते हैं, हम शुरू से उस चीज को देख रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं पंकज सिंह सरिया, उन्होंने उस पर किताब ही नहीं दी। कल फेसबुक पे देख रहा हूँ, सीधा नाम लगा के एक व्यक्ति की तस्वीर है, आप सब जानते हैं उनको, आशीष कोठारी, और वो पूरे कनेक्शन जुड़ गए हैं, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, दिस दैट व्हाट एवर, ये कल्प्रिट है। ये लिखने की हिम्मत शायद हम में 2014 से पहले की नहीं थी। मैं ऐसे, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। बीच में फिर एक बड़ा तमाशा इस देश में हुआ, सीधा पोस्टर लगाओ ये बेईमान, ये बेईमान, ये ईमानदार, और समाज उसको एक्सेप्ट करते गया, रिवॉर्ड भी देते गया। ये जो कम्युनिकेशन है, ये परसेप्शनल जो है, जो टाइम बीइंग है, टेम्परेरी है, हमें लगता है सचिन भाई इन पे बहुत ज़ाया वक्त नहीं करना है, हमारा वक्त बहुत कीमती है। जो ग्रैंड नैरेटिव हमको इतिहास से मिले हैं उनमें हम कितनी आस्था रखते हैं और उन आस्था के साथ कितना आगे तक चले जाते हैं। उस फकीर ने सोचा भी नहीं होगा कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या, 36 करोड़ की जनसंख्या को ये समझा लेंगे कि इस साम्राज्य को हटाया जा सकता है जिसका सूरज नहीं। असंभव काम था, लेकिन एक सत्य में उछलते का यकीन रहा होगा और वो यकीन अंततः एक्शन में बदला। और डेफिनेटली 36.5 करोड़ लोग पक्ष में नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। बहुत लोग नहीं होंगे, ये कभी नहीं होगा, कभी संभव नहीं होगा। और क्या हम वाकई ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहाँ सब एक भी बात बोल रहे हैं? मुश्किल है, असंभव है, करना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। तो जितना हम कितने अच्छी सलाहियत के साथ इन नैरेटिव्स पे काम करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी उन आँखों को नई आँखें बना पाते हैं और उन आँखों में कुछ भरोसा पैदा कर लेते हैं और उस भरोसे को अंततः एक लंबी यात्रा पे ये जानते हुए कि ये दूर है, ये बहुत दूर है, हम चले जाते हैं।
और चलते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो पूरी कहानीकारी है या जो पूरी नैरेटिव बिल्डिंग है, ये नैरेटिव बिल्डिंग तात्कालिक हो ही नहीं सकती। ये आज की सिविल सोसाइटी में फंडिंग में काम किया हूँ 3 साल लगभग, ग्रांट मेकिंग कर रहा था। अनुभव सही पूछो अगर मैं यहाँ रखूं तो बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय है। क्यों बनाई संस्था? अच्छा एक प्रोजेक्ट मिल जाता, उसके लिए तो कुछ और भी किया जा सकता है। स्टार्टअप आ गए हैं, अच्छा शब्द है, फैंसी वर्ड है, सरकार भी बहुत मदद करती है, आपको मुद्रा लोन मिलता है, ये होता है वो होता है। सरकार तो उतने दावे कर रही है, इतने जनसंख्या से ज़्यादा स्टार्टअप से बन गए हैं, तो वहाँ चले जाओ, फैंसी है, एनजीओ क्यों बना रहे हो? तो वो वाकई मैं नहीं कहूँगा कि 100% लोग ये सोच के एनजीओ बनाते हैं कि उनको कुछ करना है। बहुत सारे लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको प्रोजेक्ट चाहिए, और ये सच्चाई से दूर नहीं है, ये भी हमारे इस ग्रैंड नैरेटिव का एक हिस्सा है और ये गलत नहीं है। आप क्या करेंगे? आप एक सोचने के सपने के लगभग अंत हो रहे हैं। आपके पास कौन सा मॉडल है? कौन अट्रैक्ट कर रहा है आपको? एक समय नालंदा था, पूरी दुनिया के लोग, आप सब लोग ने खड़ा किया, युवाओं को आकर्षित किया। अभी मुझे बताइए कि ये युवाओं को आकर्षित करने वाला कौन है? यूथ फॉर इक्वलिटी, करणी सेना, बजरंग दल, कौन आकर्षित कर रहा है उनको? हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म है जो कर रहा है? अभी नोएडा का लेबर मूवमेंट क्या हो गया? आपने हताश कर दिया। आप कोई सोच भी रहा होता तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो परसेप्शन बना रहे हैं कि वो बंदा गया ही नहीं नोएडा, जन बुद्धिजीवी है, जिंदगी निकाल दी उसने, लेकिन आप द्रोही बना रहे हैं। तो सोचना ही जहां राजद्रोह हो जाएगा। ऐसे में मुझे लगता है कि उन नैरेटिव्स को जो हमारी विरासत के हिस्से हैं और जिसकी वजह से हम वाकई सेल्फ ड्रिवन हैं, मोटिवेटेड हैं, और हम हमेशा एक अल्टरनेट, एक प्रतिपक्ष रचते हैं, और वो प्रतिपक्ष कभी सत्ता में, क्योंकि वी आर नॉट ड्रिवन बाय पावर, स्टेट पावर से ड्रिवन होती है, मार्केट प्रॉफिट से ड्रिवन होता है, एनजीओ ना पावर से ड्रिवन होती है ना प्रॉफिट से ड्रिवन होती है। इसीलिए हम नॉन गवर्नमेंट कहते हैं, इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट कहते हैं खुद को। तो हमारी पहचान ही इस घोषणा के साथ है कि भाई हमें पावर नहीं चाहिए, हमें मुनाफा नहीं चाहिए। तो तुमको चाहिए क्या? हमको चाहिए एक ख्वाब, हमको चाहिए एक तसव्वुर, हमको चाहिए एक सपना। और वो सपना क्या है? वो सपना है एक बेहतर समाज का। तो समाज बेहतर क्यों नहीं है, हमें इस पे काम करना है, और ये बिना किसी हो हल्ला के कर ही रहे हैं लोग। तो ठीक है, हम भी एक उसी बेहतरी के, जहाँ सत्य की विजय हो, जहाँ लोग भय मुक्त हों। अब आज का नैरेटिव, अगर मैं 3 शब्दों में, जो आजकल फैशन है कि तुक मिलाना है, अनुप्रास लगाना है, सीख रहा हूँ अपने नेता से, तो मैं 3 शब्द बोलता हूँ। आज का नैरेटिव क्या है? और ग्लोबल, यह है भय, भूख और भ्रम। हम इस नई भ्रष्टाचार उसी भय भ्रम में आ गया। मूल क्या है? मैं एक इकाई हूँ इस समाज की। मेरे सामने 3 ही नैरेटिव बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। मैं डरता हूँ, मुझे भय दिखाया जा रहा है कि मैं बोलूँ नहीं, मुझे भ्रमित किया जा रहा है, कुछ भी लिख दो। एक बड़ी पार्टी का एक IT सेल होता है, उन्होंने कहा कि कोई बड़ी खबर ब्रेक हो गई, हमने एक दूसरी खबर चला दी कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मारा, और एक खबर आधे घंटे में पूरे देश में फैल गई, भ्रम हो गया। अभी सरकार ने त्याग मांगा है हमसे कि भ्रम, केवल भ्रम, भय, भूख और भ्रम। हम इसके साथ इन 3 परिस्थितियों में ऑनेस्टली जी रहे हैं। और ये किसके ऊपर है? ये बड़े लोगों पे तो भय भ्रम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये तो रिसीविंग एंड पे जो लोग हैं उन पर फर्क पड़ रहा है। तो हम अपने जिनके साथ, जो मैंने कहा ग्रैंड नैरेटिव में कि क्लास स्ट्रगल है, वो क्लास जो कमज़ोर है, हम उसके साथ हैं। सत्य में कहते हुए हमें आस्था है, और सर्वाइवल फिटेस्ट को हम इस रूप में देखना नहीं चाहते। इन 3 नैरेटिव के आसपास क्या हम इस भय भूख भ्रम को काउंटर करें?